नमस्कार दोस्तों। आज है 13 नवंबर और आज की करंट अफेयर के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वे हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं और उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपको साथ साथ मिलेगी। उन्हीं के साथ आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनके जवाब आपको खुद देने होंगे। तो चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं आज की अपने पहले करंट अफेयर के साथ। तो पहला हमारा करंट अफेयर है विश्व शहरीकरण। जो विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब है, विश्व नगर नियोजन दिवस। विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सिटी डे मनाया जाता है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी हमारी एक्सप्लेनेशन है, विश्व शहरीकरण दिवस हर साल यानी कि 8 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसे विश्व नगर नियोजन या नगर योजना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो हम वर्ल्ड सिटी डे मनाते हैं ये 8 नवंबर को मनाते हैं और नगर योजना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस विश्व नेता को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा, शिंजो आबे जी हैं, शिंजो आबे। तो ये विश्व नेता हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से संबंधित है और एक विश्व नेता चुने गए हैं और ये उन्हें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है इसमें, शिंजो आबे जी। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, जिन्हें भारत के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 8 नवंबर को इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे मनाया जा रहा है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, हर साल विश्व रेडियोग्राफी दिवस या फिर रेडियोलॉजी दिवस है जो 8 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ, जो एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। डॉक्टर कमल रणदिवे की 104वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाया है। ठीक है, गूगल जब हम सर्च करते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, जब इस पर हम सर्च करते हैं तो हम वहाँ पर जो गूगल लिखा आता है वहाँ पर वो हर रोज़ या वहाँ पर ये कुछ ना कुछ चित्र बना आता है, फ़ोटो लगा आता है या कुछ लिखा आता है, तो उसे डूडल बोलते हैं। तो वहाँ पर ये डॉक्टर कमल रणदिवे जिनकी 104वीं जयंती है और इस बार गूगल ने उनका डूडल बनाया है। तो वे क्या थे, इस तरह का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वे जीव विज्ञान से थे। और अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, 8 नवंबर 2021 को गूगल ने एक भारतीय कोशिका जीव विज्ञान है डॉक्टर कमल रणदिवे, उनकी 104वीं जयंती पर उनके सम्मान में एक डूडल समर्पित किया है। तो यहाँ से भी अब क्वेश्चन बनने लगे हैं अच्छी तरह से कि इस तरह से जो कमल रणदिवे बनाए का डूडल दिया है वो किस लिए फेमस है ना? तो वो भारतीय कोशिका के जीव विज्ञानी
और इसी के साथ चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर की तरफ। भारत अफ़गानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता की मेज़बानी कब कर रहा है? ठीक है, तो 10 नवंबर को भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ सुरक्षा वार्ता की मेज़बानी की और अफ़गानिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा करंट में है, तो इसलिए यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन। इसी के साथ देखें इसकी एक्सप्लेनेशन में। 10 नवंबर 2021 को अफ़गानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता की मेज़बानी भारत के साथ होगी। और इसी के साथ चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। भारत किस देश के साथ व्यापार के लिए 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर डी है भूटान। भारत भूटान के साथ 7 तरीके के अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु स्थापित करेगा बिजनेस के लिए। इसी के साथ चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। व्यापार संपर्क बढ़ाने के उपायों के तहत भारत और भूटान में व्यापार के लिए 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकाय बिंदु होंगे, यानी कि भारत और भूटान के बीच बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वहाँ बढ़ावा देने के लिए ये कुछ बिंदु तैयार किए गए। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ, नंबर 7 की तरफ। जलवायु परिवर्तन पर नासा के अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि होना तय है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस फसल में 17% की वृद्धि होना तय है, और वैसे भी इसमें बताया गया है वृद्धि, है ना, वृद्धि को लेकर बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, गेहूँ। तो नासा ने जलवायु परिवर्तन पर एक अध्ययन किया है, उसमें बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं में हो सकता है कि 17% तक की वृद्धि तय हो। इसी के साथ देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है कि नेचर फूड नामक पत्रिका में प्रकाशित नासा के एक नए अध्ययन के अनुसार, एक पत्रिका है नेचर फूड, उसमें नासा के एक अध्ययन के अनुसार नासा ने उसमें प्रकाशित किया है इसे, उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन 2030 तक मक्का और गेहूं के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। प्रभावित का मतलब बढ़ावा भी दे सकता है और नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसमें बताया है नासा ने कि 17% की जो है वृद्धि तय है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर की तरफ। कौन सा देश रोग सूचक कोविड के इलाज के लिए मौखिक गोली, है ना, मौखिक गोली है एक, मोलनुपिरवीर को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दुनिया का ये पहला देश बना है। एक कोविड का जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, उसी तरह से कोविड की एक टैबलेट भी बन गई है। ठीक है, तो उसका नाम है मोलनुपिरवीर नाम से टैबलेट है। तो इसे जो मान्यता देने वाला जो देश बना है, पहला देश बना है, वो है यूके बना है पहला देश जिसने इस टैबलेट को मान्यता दी है कोविड-19 वाली बीमारी से बचने के लिए। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। यूके की दवा नियामक ने हाल ही में रोग सूचक कोविड के इलाज के लिए डिज़ाइन की गई पहली एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दी है। तो उसने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन बन गया कि सबसे पहले मंजूरी किस देश ने दी है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। किस राज्य की पार्टियों ने 14 नवंबर को अलग राज्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है? तो किस राज्य की पार्टी ने किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य की जो पार्टी है उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को वो अपने राज्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है उन्होंने, यानी कि वहाँ पर वे एक नया राज्य बनाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये पार्टी का नाम है जो त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की सहयोगी है।
एक अलग राज्य टिपरालैंड की मांग कर रही है। तो ये पार्टी है जो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है इस समय। तो ये एक अलग राज्य टिपरालैंड, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि टिपरालैंड जो है उसकी मांग कौन कर रहा है या किस राज्य में हो रही है। तो त्रिपुरा में, और वहाँ की एक पार्टी है इंडिजीनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये मांग कर रही है 14 नवंबर को दिल्ली में एक प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर की तरफ। आईएमडी ने किस शहर में बहुत सारी वर्षा की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है? तो आईएमडी ने अब इसमें बताना है कि किस राज्य में बहुत ज़्यादा भारी वर्षा की चेतावनी दी है। तो चेन्नई राज्य है, चेन्नई शहर है। चेन्नई शहर में भविष्यवाणी की है आईएमडी ने कि बहुत सारी बारिश हो सकती है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने चेन्नई के लिए एक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक है, जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि यहाँ बहुत भारी बारिश यानी कि 9 नवंबर की सुबह तक रह सकती है ना। तो 9 नवंबर तक यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। तो आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग है ये। ऑरेंज अलर्ट का मतलब यहाँ पर खतरे की संभावनाएं रहेंगी। तो इसी के साथ चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर की तरफ। आज का अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है द सेज विद टू हॉर्न, है ना। तो द सेज विद टू हॉर्न्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने द सेज विद टू हॉर्न्स नामक बुक है वो लिखी है। और इसी के साथ देखते हैं इसके क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये भारत की प्रसिद्ध लेखिका हैं सुधा मूर्ति। इन्होंने द सेज विद टू हॉर्न्स नामक बच्चों के लिए अपनी नई पुस्तिका लिखी है। तो एक यहाँ से और बन जाता है कि इन्होंने बच्चों के लिए लिखी है और ये भारतीय प्रसिद्ध लेखिका हैं। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। बेस्टू वर्ष नव वर्ष दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? एक बेस्टू वर्ष नव वर्ष दिवस है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात में ये दिवस मनाया जाता है। और देखते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। तो बेस्टू वर्ष और गुजराती नव वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। जो बेस्टू वर्ष है गुजराती नव वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर की तरफ। किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। आओ जानते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में। तो एक्सप्लेनेशन में यही दिया गया है कि जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक इस तरह के प्रमाण पत्र की सेवा की है जारी करेगा जो एसबीआई बैंक है वो। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 14 की तरफ। किस देश ने 20 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पूरी तरह से टीका लगाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जवाब हमारा इसमें सी होगा, लेकिन ये यहाँ पर यूएसए यानी कि अमेरिका में 20 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पूरी तरह से टीका लगाने की सीमाएं खोल दी हैं। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 20 महीने के बाद यात्रा प्रतिबंधों के बाद 8 नवंबर 2021 से
कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी भूमि और हवाई सीमाएं खोल दी हैं। यानी कि अगर आपके दोनों टीका लग चुके हैं तो आप अमेरिका जा सकते हैं। तो इस तरह की बात कही है। और अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। भारत यूके ने COP26, बड़ा इम्पोर्टेंट है COP26, इसके बारे में पिछले भी करंट अफेयर में कई क्वेश्चन बन चुके हैं। COP26 ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव यानी कि OSOWOG, बड़ी अच्छी इसकी फुल फॉर्म है। इसमें अच्छा पूर्ण रूप पूछा ही गया है, इसमें लॉन्च किया है तो इसका पूरा नाम ही पूछा है। बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन में पूछा है इसमें। तो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इसमें सभी शुरू के सेम हैं, लेकिन बाद में G4 ग्रिड है, ना ग्रो है, ना गो है, ना ग्रीन है। तो G4 ग्रिड, W4 वर्ल्ड और S4 सन और O का मतलब वन, है ना। तो इसी के साथ चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। बड़ा इम्पोर्टेंट COP26 सम्मेलन रहा है। तो एक्सप्लेनेशन है इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना के नाम से एक ग्रीन ग्रिड पहल शुरू की है। ये ग्रीन ग्रिड नाम की एक पहल शुरू की है और इस परियोजना का नाम था OSOWOG। ये पर्यावरण में सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। फैक्ट्रियों में या बिजली बनाने में उपयोग होने वाले कोयले का और जो वातावरण को दूषित कर सकता है, उनको रोकने के लिए ये योजनाएं चलाई गई हैं ताकि सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके उसे पावर में बदला जा सके और वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। विश्व शहरीकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना। तो विश्व शहरीकरण दिवस, मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब खुद दे देंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड सीजनल प्लानर्स द्वारा हर साल 8 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड सिटी डे मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड सिटी डे। हाँ, तो इसके अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर नंबर 17 की तरफ। किस राज्य ने औद्योगिक संबंध नियमों को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, असम। तो किस राज्य ने जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उनके जो नियम हैं उन्हें मंजूरी दे दी है? तो असम राज्य है। चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो असम कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध नियम 2021 में जो औद्योगिक संबंध से नियम बनाए गए उस अधिनियम को मान्यता दे दी है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। श्री रामायण यात्रा ट्रेन का पहला दौरा किस शहर से शुरू हुआ है? तो श्री रामायण यात्रा ट्रेन चली है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शहर से ये शुरू हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, नई दिल्ली। ये आगे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। IRCTC की श्री रामायण यात्रा ट्रेन का पहला दौरा दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। तो जो ये श्री रामायण यात्रा ट्रेन जो चली है, ये भगवान श्री राम के जितने भी उनसे संबंधित स्थल हैं वहाँ का टूर कराएगी और वहाँ उन रास्तों से होती हुई गुजरेगी
अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर की तरफ। 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह किस तारीख को शुरू हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है 8 नवंबर। 8 नवंबर को ये 4 दिवसीय छठ पूजा का जो समारोह है वो शुरू हुआ और ये 11 नवंबर तक चलेगा, है ना। 11 नवंबर तक चला है, 8 तारीख से शुरू हुआ और 11 नवंबर तक छठ पूजा का जो समारोह है ये चला है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर। ये लास्ट करंट अफेयर होगा हमारा आज का। राज्य, जिले और तालुक में कानूनी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता समझौता या समझौते को कितने दिनों में पंजीकृत किया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। राज्य, जिला और तालुका में कानून अधिकारियों के साथ मध्यस्थता समझौता और ऐसे समझौते को कितने दिन में पंजीकृत किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा 90 दिन। 90 दिन में हमें जो, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ, जब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मसौदा बिल के अनुसार, एक मसौदा बिल आया, उसके अनुसार प्रमाणित निपटान रिकॉर्ड के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 90 दिनों के भीतर राज्य, जिला और तालुका यानी कि तालुक में कानूनी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता समझौता पंजीकरण होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही था, 90 दिनों के अंदर ये कानूनी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता समझौता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे जो आज के सेलेक्टिव करंट अफेयर्स थे ये समाप्त होते हैं और कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आज डेली के। जय हिंद दोस्त।